ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पियानो की है, और एक शब्द मैं इनके विषय में कहना चाहूँगा कि ये खुद आरंभिक गणितज्ञ नहीं थे, मिलिट्री में थे और 10 साल मिलिट्री की सेवा किया, और मिलिट्री की ड्यूटी पर ही बैठे बैठे इनको ये ख्याल आया 3 धन 2 बराबर 5 कहते हैं और 2 धन 3 भी 5 कहते हैं। ये कैसे है? 3 में 2 जोड़ो फिर 4 जोड़ दो, और चाहे 4 और 2 को जोड़ के फिर 3 जोड़ दो, ये कैसे है? ये काफी परेशान रहे इसको लेकर के। इसके पहले भी लोग इस विधा का प्रयोग करते रहे, आप बाद में इसके ऐतिहासिक उसमें देखेंगे। लेकिन इस बात पर सोचते सोचते वो जब मिलिट्री की सर्विस से बाहर आए तो उसके बाद काम करते रहे, और अंत में उन्होंने जो निर्णय लिया, उन्होंने जो अभिगृहित लिए, वही पियानो की अभिगृहितियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। पियानो ने अभिगृहित जो शब्द, मतलब उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये बात सही है, और ये कम से कम लिया जाता है। आप लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं, उसमें आर्किमिडीज के उनके आप जो भी सिद्धांत पढ़ते हैं, रेखा क्या है, बिंदु क्या है, इन सब बातों को जो समझते हैं वो सब अभिगृहित ही हैं। रेखाओं का, बिंदुओं का जो भी कॉन्सेप्शन है वो सब अभिगृहित है। इसमें इन्होंने 5 अभिगृहित लिए, लेकिन बाद में इसमें मॉडरेशन हो गया। ये आरंभिक उनकी अभिगृहितियां थी और ये उनका चित्र है। ये पियानो ने एक अमूल समुच्चय की कल्पना किया, उसके अवयवों को उन्होंने प्राकृतिक संख्याएं कहा। इन प्राकृतिक संख्याओं की 5 अभिगृहितियां देखिए। कहते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा कहते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए उसका एक उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या है, जिसको n+ से उन्होंने दिखाया। उन्होंने n' यूज किया था डैश के लिए, और हम लोग अपनी सुविधा के लिए n+ यूज करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक n के लिए उसका उत्तरवर्ती 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती उसके बराबर, उस 1 के बराबर नहीं है। अर्थात एक पहली ऐसी संख्या है जिसका जो किसी का उत्तरवर्ती नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर 2 संख्याओं के उत्तरवर्ती बराबर हों तो वो दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। आप दिमाग में थोड़ी सी एक बात डाल के चलिए, उत्तरवर्ती का मतलब क्या है? जैसे 2 के बाद 3 आता है, पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी आती है, वो उसकी उत्तरवर्ती हुई। तो ऐसे ही अगर 2 संख्याओं के उत्तरवर्ती बराबर हैं, m+ = n+, दिस इंप्लाइज दैट m = n। इसका मतलब m बराबर n के है। कब? जब उनके दोनों के उत्तरवर्ती बराबर हैं। और फिर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां अभिगृहित जो है, यदि n का कोई उपसमुच्चय m इस प्रकार है कि उसमें 1 है और जो संख्या उसमें है उसकी उत्तरवर्ती भी है, तो वह पूरी की पूरी संख्या का समुच्चय है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्शन लिया उन्होंने, और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्शन है। इसको हम लोग आगमन अपगृहित के रूप में लेते हैं, और यह आगमन अपगृहित जो है वो आपके तमाम परीक्षाओं में, बड़ी उच्च परीक्षाओं में और बड़ी छोटी परीक्षाओं में, ये सब जगह काम में आता है। अब ये गणितीय आगमन का प्रथम सिद्धांत इसी से पैदा होता है। प्राकृतिक संख्या n के लिए कहा गया कोई कथन, कोई भी कथन है, Pn हमने उसको नाम दे दिया। n वह इस बात को बताता है कि n पर आधारित है कथन, वह n के आधार पर बदलेगा। तो कहते हैं कि अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात आप n की जगह पर 1 रख दीजिए, अगर वो मान सही दे रहा है एक समीकरण बनेगा। अगर वो समीकरण संतुलित है तो इसका मतलब वो 1 के लिए सही है। फिर n बराबर r के लिए अगर सही है, आप मानेंगे तो उसमें 1 और जोड़ दीजिए, r की जगह r+1 कर दीजिए, और r+1 के लिए अगर वो सही हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये सभी मानों के लिए सही है, सभी संख्याओं के लिए सही है, और आंख मूंद के इसको कह जाइए। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। और ये मजेदार बात यह है कि सीए में आपके क्लास 11 से स्टार्ट करके तमाम जो कॉम्पिटिशन्स हैं, सब में इस पर आधारित प्रश्न आता है। पियानो की अभिगृहित पर आधारित कुछ आधारभूत प्रमेय हैं जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था। हमने ये कहा कि आखिर में क्यों 3 + 2 + 4 = 3 + 2 + 4। तो ऐसे a धन b धन c एक साथ लिया, चाहे उसको a धन b धन c कहें, चाहे a धन b धन c कहें, ये सब एक जैसा है।
तो इनका ये कहना है कि अगर यह कथन है ऐसा तो ये कैसे सिद्ध होंगे, तो इसके लिए कुछ प्रमेय उन्होंने बनाए। पहली प्रमेय कहती है कि अगर यम बराबर यन के है तो यम प्लस भी बराबर होगा यन प्लस के, मतलब प्रत्येक अगर दो संख्याएं परस्पर बराबर हैं तो उनके उत्तरवर्ती पद भी बराबर होंगे। बहुत साधारण सी बात है, आप सब इसको जानते ही हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि अगर दो संख्याएं बराबर नहीं हैं तो किसी दशा में उनके उत्तरवर्ती भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इन्होंने इसको सबसे पहले सिद्ध किया और सिद्ध करने का बहुत आसान तरीका है, एक के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला कहता है कि यम बराबर यन के है तो उसका उत्तरवर्ती यम प्लस यन प्लस के बराबर होगा। बहुत आसान सी बात। देखिए, एक पर आधारित है, कहते हैं यम अगर यन में है तो उनकी पहली अभेद कहती है कि तब यम प्लस भी होगा। वो कहता है कि पीछू कहता है कि अगर यम यन में है, सेट में है, तो यम प्लस भी उस सेट में होगा। और फिर दूसरा कहता है कि अगर यन उसमें है तो यन प्लस भी उसमें होगा। और उन्होंने ये कहा था कि अगर यम बराबर यन के है तो यम प्लस यन प्लस के बराबर होगा। अगर संख्याएं बराबर हैं तो उनके उत्तरवर्ती भी बराबर होंगे। यही बात इसने कहा। और ये कहा कि अगर ये बराबर नहीं है तो ये उनके उत्तरवर्ती भी बराबर नहीं होंगे। बहुत आसानी से कहा कि अगर यम बराबर के नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ऐसा है कि यम बराबर यन के नहीं है और उसके उत्तरवर्ती बराबर हैं। मतलब हमारा 5 रुपया है, आपका 5 रुपया है, और अगर उन 5 रुपयों में एक एक रुपया जोड़ा जाए, हम कह रहे हैं कि दोनों हमारी आपकी राशि बराबर नहीं है, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि अगर एक एक रुपया जोड़ दीजिए दोनों बराबर हो जाएंगे। यही बातें कह रहे हैं, कैसे बराबर हो जाएंगे? अगर यम बराबर मूल राशियां बराबर नहीं है तो उनके उत्तरवर्ती भी बराबर नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए कैसे है ये कहते हैं कि यह संभव परिकल्पना इसलिए है क्योंकि यम प्लस बराबर यन प्लस हमारा ये P4 कहता है, जो पियानो का चौथा विग्रह था, वो कहता है कि अगर यम बराबर यम प्लस यन प्लस के बराबर है तो यम बराबर यन के होगा, अर्थात मूल राशियां बराबर हैं। जब मूल राशियां बराबर हैं तो उनके उत्तरवर्ती बराबर होंगे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मूल राशियां बराबर न हो और उनके उत्तरवर्ती बराबर हो जाए। देखिए, प्रमेय 2 है इनकी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक ही ऐसा अद्वितीय अवयव है जो किसी संख्या का क्रमानुयायी नहीं है। ये बात में थोड़ा रिफॉर्मेशन हुआ है। प्रमेय 3 जो है वो देखिए पेज अप, हाँ ये देखिए प्रमेय 2 था। प्रमेय 3 कहता है गणितीय आगमन का प्रथम सिद्धांत। प्राकृतिक संख्या ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर सारे कैलकुलेशन चलते हैं। प्राकृतिक संख्या यन के लिए कहा गया कोई कथन Pn सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा यदि कब, जबकि उसमें वो कथन एक के लिए सत्य हो और अगर R के लिए सत्य है तो R प्लस के लिए भी सत्य हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये कथन सत्य नहीं होगा। आगे आइए, ये प्रमेय की सिद्ध थी। गणितीय आगमन का प्रथम सिद्धांत ये कहा गया। फिर इसके बाद आता है पियानो का आगमन अवगुहित। यह आगमन अवगुहित कहता है कि गणितीय आगमन का यह कहता है कि अगर कोई कथन हमारा R के लिए सत्य है तो वह R प्लस के लिए सत्य हो और वह 1 के लिए सत्य हो तो सभी संख्याओं के लिए सत्य होगा। अब हम आते हैं प्राकृतिक संख्याओं की संरचना के लिए। अगर किसी उसमें प्राकृतिक संख्याओं में अगर 1 है, देखिए किस तरह से प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4 बनती है। अगर 1 है, जो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो P2 कहता है कि जब 1 उसमें है तो उसका उत्तरवर्ती होगा, अर्थात 1 प्लस होगा। 1 प्लस का मतलब हमने कहा कि उसमें 1 जोड़ने पर ही वो बनेगा 1 + 1, तो वो हम उसको 2 अगर मान लें तो वो 2 हो गया। अब फिर उसका उत्तरवर्ती होगा 1 + 3 हो जाएगा, 1 धन 1 धन 1। इस तरह से इस संख्या का विकास होता है। प्राकृतिक संख्याओं में योग की संक्रिया देखिए कैसे हम योग करते हैं, परिभाषित करते हैं। ये कथन है क्रम विनिमय का नियम। इसके पहले हम साकेर का नियम बताएंगे, तब क्रम विनिमय बताएंगे। देखिए योग का साकेर नियम क्या कहता है।
आप कहते हैं यल प्लस एन इज इक्वल टू यल प्लस एम प्लस एन। अब यह सिद्ध करने कैसे किया जाएगा? हम यह कहते हैं कि माना यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, तब क्या होगा? यल प्लस एम प्लस 1 बराबर यल प्लस एम प्लस के, और फिर यह कहता है कि एक प्रमेय है कि a प्लस बी प्लस बराबर होगा a प्लस बी पर प्लस। अगर m पर प्लस आ गया तो m प्लस 1 हो गया, और यह कथन m बराबर 1 के लिए ये सत्य है। फिर r के लिए उसको सत्य मान लिया, कहा कि l प्लस m प्लस r बराबर है l प्लस m प्लस r के, तब यह दिखाना कि यह r प्लस 1 के लिए सत्य है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह इसके प्लस और उस पर प्लस डाल दिया, और वह प्लस जो है नीचे तीसरी लाइन देखिए यल प्लस एम प्लस आर पर प्लस चला जाएगा, और यल प्लस एम प्लस आर पर प्लस चला गया, और यल प्लस एम प्लस आर पर प्लस बराबर हो गया यल प्लस एम प्लस आर प्लस, अर्थात पी आर, मतलब दोनों जगह आर प्लस आ गए, यह पी आर प्लस के लिए सत्य हो गया। इस तरह से कथन 1 के लिए सत्य हुआ और आर प्लस के अर्थात आर प्लस 1 के लिए सत्य हुआ, इसलिए कथन सत्य है। अब योग के क्रमविनिमय नियम पर आते हैं। यह कथन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसके दो भाग हो जाते हैं। पार्ट 1 में n बराबर 1 के लिए सिद्ध किया जाता है, और पार्ट 2 में उसको r प्लस 1 के लिए सिद्ध किया जाता है। n बराबर 1 रख करके इस कथन को बना लेते हैं, ये बन जाता है m प्लस 1 बराबर 1 प्लस m, और इसको स्थापित करते हैं। और अगले में m बराबर r के लिए इस कथन को सत्य मान लेते हैं, और फिर r प्लस 1 बराबर 1 प्लस r सत्य मान करके इसको कहते हैं कि यह r प्लस के लिए भी सत्य होगा। देखिए आप सेकंड लाइन में पहले मान लिया कि r सत्य है, तो r प्लस 1 बराबर 1 प्लस r के, और फिर इस पर हमने प्लस इसका उत्तरवर्ती लिया पहले का, और यह उत्तरवर्ती हो गया आपको अंत में आके r प्लस प्लस 1 और बराबर 1 प्लस r प्लस देता है, इसलिए r प्लस सत्य है। इसके बाद चूंकि अब अगले पार्ट में यह r प्लस के लिए सत्य मान लिया गया, तो इसको मानते हैं कि इस तरह से यह क्रमविनिमय नियम n प्लस 1 के लिए सत्य है। आइए हम देखते हैं इसको कि किस तरह से हम इसके कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 11 घाते n धन 2 धन 12 घाते 2 n धन 1, जबकि n कोई पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, 135 से विभाजित है। तो इसका हल देखें। मान लिया कि n बराबर 1 है, तब n बराबर 1 में ये मान रखा गया। P1 का मान आया 3059। अब इस मान में 3059 उससे विभाज्य है, यह मान लिया। फिर ये देखिए ये आया 135 गुणे 23, इसलिए ये 135 से विभाज्य हो गया, ये P1 हो गया। अब n बराबर r के लिए इसको सत्य मान रहे हैं। मान लिया कि यह 135 से विभाज्य है, तो पी आर को हम लोग 135 के कहेंगे, जहाँ के कोई पूर्णांक है, क्योंकि भाग देने पर कुछ न कुछ भागफल जाएगा, उस भागफल का गुणन करेंगे और आ जाएगा 135 के कोई संख्या आ गई। अब पी आर प्लस 1 के लिए कथन करना शुरू किए, तो जहाँ जहाँ आर उसमें इस्तेमाल किए हैं वहाँ वहाँ आर प्लस 1 इस्तेमाल करेंगे, और आगे जब पढ़ेंगे इसमें तो देखें यह आ जाता है 135 गुणे 11 के धन 12 घाते 2r धन 1। चूंकि 135 इसका एक गुणनखंड बन गया, इसलिए पी आर प्लस 1 भी 135 से विभाज्य है। यहाँ हम दो तरह के उदाहरण ले रहे हैं, एक तो यह जिसमें हम भाग का कर रहे हैं, और एक उदाहरण लेंगे गुणा का कि ये गुणा में भी किस तरह से काम करता है। अब दूसरी देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, यह एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक बीजगणितीय बीजीय व्यंजक है, जिसको हम लोग सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखें इस बीजीय व्यंजक को n बराबर 1 के लिए पहले सिद्ध किए, और चूंकि n बराबर 0 के लिए इसमें कहा गया है कि इसको क्यों n बराबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ कहा गया है n 1 से बड़ा है। n 1 से बड़ा है तो 1 को हम नहीं लेंगे, तो 1 के बाद जो पहली संख्या आ रही है उसके उत्तरवर्ती 2, तो वहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और n बराबर 2 के लिए उसको दिखाए कि यह x माइनस ए होल स्क्वायर है, इसलिए x माइनस ए से विभाज्य है। फिर अब n बराबर 2 के लिए तो सत्य सिद्ध हो गया, तो n बराबर 2 से बड़े के लिए इसको सिद्ध करेंगे यह सत्य है या नहीं है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं पी आर प्लस 1 के लिए, यह पी आर के लिए उसको सही मान लिए, और पी आर प्लस 1 के लिए आगे बढ़ाए और इसको सब करते चले गए। हाँ, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है
किसी व्यंजक को जब हम करते हैं तो उसमें पी आर के मान को रख दिया जाता है और उसको चूंकि हमने विभाज्य मान लिया है इसलिए वो विभाज्य के रूप में यहाँ रख दिया जाता है। आप देखें एफ एक्स जो बीच में दिखाई पड़ रहा है उसके नीचे आया है आर ए आर टू पावर -1, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट धन एक्स गुणे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो वह एफ एक्स की वैल्यू को ऊपर से गुणा के रूप में थी इसलिए वहाँ डाल दी गई है। अब यहाँ पर नीचे आइए आया पी आर प्लस 1 इंटू ये पूरा आर इंटू ए आर टू पावर -1 प्लस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। यह पूरा जो नीली वाली लाइन है इसके पहले वाले भाग को जो मजरे ब्रैकेट के अंदर बंद है वो पी आर प्लस 1 के बराबर है, वो वैल्यू रख दी गई पी आर प्लस 1 ना इंटू एक्स स्क्वायर है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यह एक्स माइनस ए होल स्क्वायर से विभाज्य है। अब हम आगे इसको लेते हैं क्या करते हैं? ये तीसरा उदाहरण देखें। ये उदाहरण बहुत आसान सा उदाहरण है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कास थीटा, ये सभी लोगों ने जो गणित के छात्र हैं वो डिमॉय प्रमेय या कॉम्प्लेक्स गणित जो पढ़ते हैं उसमें ये पहला प्रमेय आता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू पावर n बराबर कास n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, ये शुरुआत यहीं से होती है प्रमेयों की। तो n बराबर 1 रख दिया आपने, n की जगह 1 आ गया तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू पावर 1 बन गया। यह बराबर n की जगह 1 रखा कास थीटा बन गया प्लस आई साइन 1 थीटा बन गया। अब यह बराबर हुआ कास थीटा प्लस आई साइन थीटा जो सत्य है। इसके बाद n बराबर r के लिए इसको सत्य मान लिया, तब यह हुआ कास थीटा प्लस आई साइन थीटा पूरे की घात r बराबर कास r थीटा प्लस आई साइन r थीटा। अब ये देखें दोनों तरफ इसकी घात 1 बढ़ा करके हमको देखना है, r प्लस पर देखना है, एक घाताधिक हो जाए, इसलिए कास थीटा प्लस आई साइन थीटा से दोनों तरफ गुणा कर दिया गया। इसके पीछे ध्यान दीजिए, पहले वाले सवाल पर वहां भाग दे करके किया गया था, यहाँ गुणन से किया जा रहा है। गुणन से इसको पूरा किया जा रहा है उसकी घात को। तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा पूरी की घात r बराबर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कास थीटा कास आर थीटा प्लस आई साइन आर थीटा। अब इन दोनों का गुणा घात 1 और घात r दोनों का घात जुड़ गया, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा पूरे पर घात r प्लस 1 हो गया। लेकिन दाहिनी तरफ क्या होगा, जब इसको आप खोलेंगे तो ये व्यंजक आएगा जो नीचे लिखा गया कास थीटा प्लस कास थीटा इंटू कास आर थीटा माइनस साइन थीटा साइन आर थीटा आई साइन थीटा कास आर थीटा प्लस कास थीटा साइन आर थीटा। अब इसको जब हम करेंगे तो कास a प्लस b के सूत्र से और साइन a प्लस b के सूत्र से कास r प्लस 1 थीटा और आई साइन r प्लस 1 थीटा बन जाएगा। इसलिए कथन r प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं और उनके नियमों की स्थापना उन्हें सिद्ध करने के लिए हम लोग पियानो की अभिव्यक्तियां प्रयोग में लाते हैं और धन पूर्णांकों पर आधारित जो कथन हैं उन कथनों को सत्य सिद्ध करने के लिए हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत का आश्रय लेते हैं। यह गणितीय आगमन का सिद्धांत एक दिन में नहीं पूरा हो गया, इसकी जड़ें बहुत लंबी हैं। इसका उपयोग 600 ईस्वी पूर्व पाइथागोरस के अनुयायियों द्वारा और भारत में भास्कराचार्य द्वारा 1114 से 1150 ईस्वी की कृतियों में मिलता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह कोई मूल सोच उनकी नहीं थी, हाँ सोच में एक रूपांतरण था। सैद्धांतिक मूल सोच का श्रेय जो है वो ब्लेस पास्कल को जाता है और इसका नाम आदर्श डिमार्गन ने दिया। हाँ, जो 1838 ईस्वी में पेनी साइक्लोपीडिया लंदन में अंकित हुआ। सिद्धांत का स्पष्ट कथन जी पियानो ने किया, एक क्रमिक रूप में और तार्किक रूप में रखने का ढंग पियानो साहब ने दिया। धन्यवाद।